आज के समय में दूसरों से ज़्यादा हमें अपनों से डर लगने लगा है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका अपने अपनों पर से भी भरोसा उठ जाएगा। आपको बस खुद से ही सतर्क रहना है कि ना जाने आपके साथ कब कौन सी अनहोनी हो जाए। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की कहानी कोलकाता से है। कोलकाता में विष्णु अपने परिवार के साथ रहा करता था। विष्णु की आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं थी। वह छोटी मोटी नौकरी करता और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। विष्णु के घर के आस पड़ोस में ही उसकी एक रिश्तेदार रहा करती थी, जिसके पति का देहांत हो चुका था, जिस कारण विष्णु हमेशा उन पर दया दृष्टि रखता था। वह उनके बच्चों को पढ़ाता था। वो कभी कभी उन्हें घुमाने भी ले जाया करता था और वह महिला भी अक्सर विष्णु की पत्नी के साथ हमेशा घुल मिलकर ही रहा करती थी। समय बीता और विष्णु के बच्चे बड़े हो गए, साथ में उनके रिश्तेदारों के भी बच्चे बड़े हो गए। विष्णु अब ज्यादा कमाई करना चाहता था। तभी उसे एक नई फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट मिलती है, जिस पोस्ट के लिए दो लोग खड़े होते हैं, एक विष्णु और दूसरा कोई बंगाली फैमिली से लड़का होता है। विष्णु बहुत मेहनती था, इस कारण से मैनेजर की पोस्ट सीधा उसे ही मिल गई। इस बात से बंगाली फैमिली का वह लड़का खुश नहीं था, जिसके बाद विष्णु को वह फोन करके अक्सर धमकाया करता था कि तुम्हारे साथ अब सही नहीं होगा। विष्णु के बेटे और उस रिश्तेदार के भी बेटे की अब नौकरी लग गई थी। दोनों साथ में ही नौकरी करने जाया करते थे। दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन रहा करता था। लेकिन विष्णु के बेटे के अंदर अपने पिता जैसे गुण थे। वह बहुत मेहनती था, अक्सर जिस कारण से उसे प्रमोशन मिला करता था, जबकि वही रिश्तेदार के बेटे को काम में इतना मन नहीं लगता था। इन सब के बीच वह बंगाली फैमिली अक्सर विष्णु को फोन करके धमकी देती रहती थी। एक दिन रास्ते में अचानक विष्णु का एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर जब उसके घर पर पहुंचती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में विष्णु को देख उसकी पत्नी रो पड़ती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो डॉक्टर कहते हैं विष्णु को आप 1 से 2 दिन में घर ले जा सकते हैं। विष्णु हॉस्पिटल से छूटकर घर तो आता है, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार होने के बजाय और उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। वापस जब डॉक्टर आते हैं चेकअप के बाद, वो कहते हैं कि विष्णु का शरीर तो सही है, शायद परेशानी के कारण या चिंता के कारण इसे और ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। विष्णु की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे रोज उल्टियां होती और एक साथ 3-4 बार उल्टियां होती। कई बार उसकी उल्टियों में खून भी निकल आता। विष्णु की फैमिली यह समझ चुकी थी कि यह नॉर्मल बीमारी नहीं है, क्योंकि उस बंगाली फैमिली का डर उनके मन में हमेशा से रहता था। विष्णु की पत्नी ने पहले उस रिश्तेदार को फोन करके बुलाया। जब उनसे सलाह मांगी कि आपकी नज़र में कोई तांत्रिक है, क्योंकि मेरे पति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वह रिश्तेदार सहम सी गई और उसके बाद से वह विष्णु के घर भी आना छोड़ देती है। जिसके बाद विष्णु की पत्नी परेशान हो जाती है। वह गांव में फोन करके किसी से मदद मांगती है। उसके गांव के लोग उसकी मदद करते हैं और उन्हें कोलकाता से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर तारा माँ के मंदिर के पास भेजते हैं। वहां पर उनके गांव का ही एक तांत्रिक साधना में लीन होता है। तांत्रिक से बात करने के बाद वह तांत्रिक उन्हें 2 दिन के बाद आने की हिदायत देता है। इन 2 दिनों में विष्णु की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाल झड़ रहे थे और एक रात तो विष्णु नींद में घर के बाहर निकल आया और एक बड़े पेड़ की ओर देखकर किसी से बात करने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी सिहर उठी थी। वह अपने बच्चों के साथ विष्णु को वापस घर के अंदर ले आई, लेकिन जैसे ही वह विष्णु को घर के अंदर लेकर आती है, विष्णु चीखने लगता है और उस पेड़ के ऊपर से भी बार बार विष्णु विष्णु मैं तुम्हें लेने आई हूँ यह आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर उसके परिवार वालों की हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वह तुरंत फिर से तांत्रिक बाबा को फोन करते हैं और तांत्रिक बाबा उन्हें तुरंत मिलने बुलाते हैं। किसी तरह से कार का इंतजाम करके वह लोग वहां से उस मठ की ओर जाते हैं। तांत्रिक के मठ पर जाते ही विष्णु थोड़ा ठीक हो जाता है। वह
रास्ते भर जितना चीखता चिल्लाता हुआ आ रहा था, मठ के अंदर घुसते ही उसकी चीख चिल्लाहट सब बंद हो चुकी थी। वह थोड़ा बेहोश और कमजोर सा लग रहा था। मठ में बैठने के साथ ही बाबा ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि विष्णु के ऊपर किसी ने निषिद्धाग्नि छोड़ रखी है। यह बहुत ही खतरनाक होती है और जिसके ऊपर भी इन्हें छोड़ा जाता है वह उनकी जान लिए बिना वापस कभी नहीं आती। विष्णु की पत्नी ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, इसका समाधान बताएं और यह किसने हमारे साथ किया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद बाबा ने विष्णु की पत्नी से कहा कि यह तुम्हारे किसी अपने ने ही किया है। जलन और ईर्ष्या की भावना से यह काम किया गया है और जिस किसी ने भी इसे तुम्हारे पति के ऊपर छोड़ा है वह खुद एक डायन है। बाबा ने अचानक से उस रिश्तेदार का नाम ले लिया, जिसे सुनकर विष्णु और उसका परिवार स्तब्ध रह गया। विष्णु की पत्नी ने कहा कि बाबा, वह उन रिश्तेदारों से तो हमारी अच्छी बनती है, वह कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि बाबा ने उन्हें साफ शब्दों में समझा दिया कि यह काम किसी और का हो ही नहीं सकता। जिसके बाद बाबा ने थोड़ी सी पूजा अर्चना की और विष्णु के हाथ पर एक रक्षा कवच बांध दिया। और ठीक 7 दिनों के बाद बाबा ने कहा कि तुम लोग घर पर हवन की तैयारी करना, मैं वहां आऊंगा और हवन करूंगा। इन 7 दिनों के अंतराल में बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिससे विष्णु की जान जाते जाते बची। एक रात विष्णु अपने किचन में जाकर एक धारदार हथियार से खुद का गला काटने को तैयार था। उसके बेटे ने अचानक उसे देखा और उसे पकड़कर वापस बेड पर सुला दिया। यह 7 दिन विष्णु के परिवारजनों के लिए बहुत ही महंगे पड़े थे। 7वें दिन जब बाबा घर पर आते हैं, वह घर में घुसते ही कहते हैं कि इस घर में काफी ज्यादा काली शक्तियां हैं। इस घर के हर एक कोने से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपवित्र चीजें रखी गई हैं। जिसके बाद खोजबीन करने पर हर एक कमरे से कुछ न कुछ निकला। कहीं कील फेंके हुए थे, कहीं लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ था, कहीं बालों के टुकड़े थे, तो कहीं छोटे छोटे लौंग और इलायची फेंके हुए थे। विष्णु की पत्नी अब समझ चुकी थी कि वह रिश्तेदार उनके घर पर बार बार क्यों आती थी। वह आखिरकार काला जादू कर रही थी, जो कि विष्णु और उनके बेटे की कमाई से जुड़ा था। क्योंकि उस रिश्तेदार के घर पर कोई कमाने वाला नहीं था, इस कारण से विष्णु के परिवार से उस डायन को जलन होती थी। बाबा ने तकरीबन 6 से 7 घंटे हवन चलाया, जिसके बाद आखिरकार उस निषिद्धाग्नि से विष्णु को छुटकारा मिल गया। विष्णु का परिवार उस निषिद्धाग्नि से छुटकारा पाते ही कुछ दिनों के बाद ही कोलकाता छोड़कर किसी और शहर में बस गया। और इस बात का पता लगते ही सभी लोगों ने उस औरत से बात करना भी बंद कर दिया। वह औरत अपने परिवार के साथ आज भी कोलकाता में वहीं रहती है, लेकिन मोहल्ले के किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उससे जाकर बात कर सके। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।